हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का लेसन नंबर आपका 6 है और यह बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें हिंदी का गोधली का मैं पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। पार्ट 6 चैप्टर का नाम है नागरिक लिपि। चैप्टर का नाम है नागरिक लिपि और इसका जो लेखक दिए गए हैं वो हैं गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे नागरिक लिपि के बारे में कि नागरिक लिपि है क्या। ठीक है, जैसे आप लिपि के बारे में जानते हो कि यह क्या है, किसी भी भाषा का एक सांकेतिक रूप है जिसमें हम लोग लिखते हैं। जैसे हिंदी जो होता है किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार आप अंग्रेजी जो लिखते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से नागरिक लिपि क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यह पाठ एक निबंध है। यह पाठ एक निबंध है जो लेखक की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ठीक है, गुणाकर मूल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें है भारतीय लिपि, जिस पर भिन्न भिन्न भाषाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिखी जाती हैं। ठीक, इसमें हिंदी की लिपि जो देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। ठीक, करीब 2 सदी पहले पहली बार, ठीक है, इस लिपि से टाइप बने। ठीक है, लिपि से टाइप बने मतलब टाइपर मशीन जिससे हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, और पुस्तक छपने लगी हिंदी में। क्या होने लगी, टाइपर मशीन से क्या हो गया, जिसके टाइपर बने, जिससे क्या होने लगी, पुस्तकें छपने लगी। इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, इसके अक्षरों में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग क्या है, भोजपुरी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी देवनागरी लिपियों में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेपाल की नेपाली व नेवारी एवं मराठी भाषाएं भी इस लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक, गुप्त काल की बात करें, ठीक है, गुप्त वंश जिस समय था उस समय की बात कर रहे हैं, तो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा सिद्धतम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें हैं, लेकिन नागरी लिपि की पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है। ठीक है, और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। अक्षरों की क्या होती है, चौड़ाई। देख लीजिए इसके ऊपर कितनी चौड़ाई की जाएगी। जैसे मान लीजिए अब आप लिखते हैं, जैसे मेरा नाम किशोर है, तो इसके ऊपर ये जो लंबाई है भैया, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी इसकी क्या होती है भैया, इसके ऊपर सिरों रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, अर्थात यहां पर हम लोग वर्णन कर रहे हैं क्या, देवनागरी लिपि। अर्थात देवनागरी लिपि ही जो है वो क्या है भाई, आप लोगों के लिए वह नागरी लिपि है। ये नागरी लिपि क्यों कहलाई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या भाई कि जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है, 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। ठीक है, 8वीं 9वीं सदी से, ठीक है, नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। ठीक है, प्राचीन समय में काशी देवनागरी थी। प्राचीन समय में काशी देवनागरी थी। संभवतः वहां की प्रमुख लिपि देवनागरी कहलाई। क्या कहलाई, देवनागरी कहलाई। लंका के सिक्के पर भी नागरिक अक्षरें मिलती हैं। इसका प्रचलन 12वीं सदी में पूरे देश में क्या हो चुका था, फैल चुका था। ठीक, जो नागरी लिपि है यह क्या था, यह बहुत ज्यादा प्रचलित थी और यह क्या है, काशी में भी प्रचलित था। इसलिए काशी में भाई देवों की नगरी है, इसीलिए इस लिपि को क्या कहा गया, देवनागरी लिपि। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि ही जो है वो क्या है, नागरी लिपि है। और इसमें कौन कौन सी लिपियां लिखी जाती हैं और इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि हिंदी के विभिन्न भाषाएं, ठीक है, उपभाषाएं जैसे भोजपुरी हो गया,
गुजराती हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास संस्कृत हो गई, नेपाली भाषाएं हो गई, वो सब किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, अर्थात नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि कहाँ से पड़ा? तो वो काशी जो नगरी है वहाँ देवों की नगरी कही जाती है, और वहाँ यह भाषा जो थी, वो लिपि थी, वो प्रचलित थी, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? देवनागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि आगे क्या जुड़ गया? देव जुड़ गया, क्योंकि ये देवों की लिपि थी। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता था देवों के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। क्वेश्चन देखिए इस पे क्या दिया गया है कि नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब और कैसे आई? नागरी लिपि में स्थिरता कब आई? जब टाइपर मशीन बन गए। ठीक है, और इसकी अक्षरों में स्थिरता आ गई, नए नए अक्षर अब नहीं बने, और टाइपर मशीन से क्या होने लगी? नई नई आप जो भी किताबें थी वो छपने लगी, और इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। ब्राह्मी और सिद्धतम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या थी? तो उन लोगों में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती थी, लेकिन इसके ऊपर क्या होती हैं? ठीक है, जितनी चौड़ाई में अक्षर लिखे जाती थी उतनी ही चौड़ाई में क्या होती हैं? इसके ऊपर सिरो रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे इसके ऊपर देखिए ये सिरो रेखाएं, ठीक है, इसको सिरो रेखाएं बोलते हैं। इसको स्पर्श रेखा भी आप लोग बोल सकते हो। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि का नाम, ठीक है, देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा? तो भाई जो नागरी लिपि थी वो काशी में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, और वहाँ देवों क्या है? देवनगरी कहलाती थी वो नगरी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवों की नगरी है ना, इसीलिए इसको देवनागरी क्या कर दिया गया? देवों, क्योंकि देवों की भाषा बन गई। ठीक है, वहाँ के लोगों की प्रचलित भाषा इसमें क्या हो गई? इस लिपि में लिखी जाने लगी, और जिसके चलते इसका नाम पड़ गया क्या? देवनागरी। नागरी लिपि की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो नागरी लिपि की शुरुआत जो है वो हमारे प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्रचलित है। ये देखो क्या बोला गया है, करीब 200 सदी पहले से ही पहली बार इस लिपि से टाइपर मशीन मिले। मतलब 200 सदी से पहले से भी क्या है, ये लिपियाँ प्रचलित थी। ठीक है, टाइपर मशीन के द्वारा बनने के बाद तो ये तो और भी आसान हो गया। तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा इस लिपि का विकास के बारे में, इसका नाम देवनागरी लिपि कैसे पड़ा, ठीक है, ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।